स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वैसे क्वेश्चंस को, साथ ही इस वीडियो में उसका फुल डिस्क्राइब भी मिलने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य को डिफाइन करना है, यानी मेंटल हेल्थ को डिफाइन करना है। तो मानसिक स्वास्थ्य वह क्षमता होती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति, ठीक है, यानी उसके अपोजिट अगर कंडीशन हो रहा है तो उसमें भी धैर्यपूर्ण रहकर और उनसे प्रभावपूर्ण समायोजन बैठा लेता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ जो होता है वो किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्यपूर्ण होकर उसके प्रभावपूर्ण समायोजन बैठा लेने की स्थिति को हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, और भी इसके परिभाषा है, जैसे कट्स और मोस्ले ने जो दिया था परिभाषा, उसके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य वह योग्यता है जिसमें हम जीवन के कठिन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। यानी कुल मिला के बात करें तो प्रतिकूल परिस्थिति में ही सामंजस्य बैठाने को हम लोग मेंटल हेल्थ के नाम से जानते हैं। साथ ही मैनेजर नाम करके जो वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार हम मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा अधिकतर सामंजस्य के रूप में करते हैं। वह एक स्वाभाविक, एक तीव्र बुद्धि, सामाजिक रूप से संतुलित व्यवहार और आनंदमय स्नायु विन्यास बनाए रखने की योग्यता होती है। ठीक है, साथ ही मेरियम वेक्टर के अनुसार भी मानसिक स्वास्थ्य उस भावनात्मक और मानसिक कल्याण को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें व्यक्ति अपने अबोधक और भावनात्मक योग्यताओं का उपयोग कर सके, समाज में रह सके तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना मत दिया था और कुल मिला के मानसिक स्वास्थ्य का जो डिफिनेशन है वो यही निकल के आता है। ठीक है, कि अगर विपरीत परिस्थिति में भी खुद को सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं, या उस कंडीशन में खुद को ढाल पाते हैं, या फिर उस कंडीशन से हम लोग उबर पाते हैं, तो उसी को हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति। ठीक है, अभी हम लोगों ने मेंटल हेल्थ को देखा, अभी हम लोग मेंटल हेल्थ पर्सन को देखेंगे। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्यपूर्ण होकर और उसमें समायोजन बैठा लेता है, उसी को हम लोग मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के नाम से जानते हैं, तथा ऐसे कंडीशन को हम लोग मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं। ठीक है, मोटा मोटी बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य उसे बोलते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्यपूर्वक होकर और उसका समायोजन कर पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति को हम लोग मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के नाम से जानते हैं। अगला है मानसिक अस्वस्थता के कारण, यानी मेंटल इलनेस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने मानसिक स्वस्थता को देखा था, जिसमें प्रतिकूल परिस्थिति में आदमी जो होता है वो समायोजन बैठा पाता है, यानी कंसिस्टेंसी जो होता है वो बैठा लेता है। लेकिन अगर इस क्रिया को वो नहीं कर पाता है तो वो होता है मानसिक अस्वस्थता, यानी मेंटल इलनेस। तो उसमें कौन कौन सा कारण होता है मेंटल इलनेस का, वही हम लोग देखेंगे। पहला है आनुवंशिक कारण, यानी जेनेटिक कॉज। ठीक है, प्रथम और द्वितीय डिग्री रिश्तेदार के मानसिक रोग से ग्रसित होने पर व्यक्ति का मानसिक रोग से ग्रसित होने की संभावना अन्य की अपेक्षा अधिक हो जाती है। ठीक है, यानी किसी रिश्तेदार का अगर मानसिक अस्वस्थता है तो उस कंडीशन में किसी व्यक्ति के मानसिक रोग से ग्रसित होने की संभावना जो होती है, यानी प्रोबेबिलिटी जो होती है, वो अधिक बढ़ जाती है। साथ ही अधिक तनाव में भी अगर रह रहा है व्यक्ति, या लंबे समय तक तनाव युक्त स्थिति में रह रहा है, तो उसमें भी मानसिक रोग उत्पत्ति होने का संभावना बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी पाया जाता है, यानी गुणसूत्रीय असमानता पाया जाता है, तो उस कंडीशन में भी मानसिक रोग उत्पन्न होने का क्षमता बढ़ जाता है या अधिक हो जाता है। साथ ही अगर कोई फिजिकल इलनेस है, ठीक है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति जो होता है वो कुंठित हो जाता है और उससे मानसिक रोग उत्पन्न होता है। यौन संबंधी कुंठा है, जो सेक्स रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन है, अगर वो भी इच्छाएं पूर्ण न हो तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित हो सकता है। साथ ही अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या व्यापार में घाटा या बेरोजगारी जैसी स्थिति हो रही है, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति जो होता है वह मानसिक अस्वस्थता का शिकार हो जाता है। कि अगर उसमें डिप्रेस और वर्थ फीलिंग आ रहा है, यानी दमित और हीन भावना आ रही है, या उसको देखकर कोई ऐसी भावना को प्रकट कर रहा है, तब भी उसमें मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न हो सकती है। साथ ही अगर फैमिलर माल एडजस्टमेंट हो रहा है, यानी परिवार में कुसमायोजन, या परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा या व्यवहारिक रिश्तों में करवाहट आदि फैल रहा है या हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति में मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न हो सकती है। साथ ही अगर किसी प्रकार का ऑर्गेनिक कॉज हो रहा है, ठीक है, तो उस कारण भी, जैसे नींद की कमी, कुपोषण, कोई शौक वगैरह, या अंतःस्रावी ग्रंथियों से में कोई गड़बड़ी या स्राव हो जाए, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति जो होता है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। साथ ही अगर माता से
अलग रह रहा है या आइसोलेट हो गया रहता है तो बच्चे में जो होता है मानसिक वृद्धि नहीं हो पाती है या मानसिक वृद्धि जो है वो प्रभावित होती है। अगला, समायोजन न कर पाने की स्थिति में भी मानसिक रोग उत्पत्ति होती है, ठीक है, या मानसिक रोग उत्पन्न होता है। समायोजन का अर्थ है वैसी विशेष आवश्यकता जो पूरा करने के लिए अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया जाता है, ठीक है, यानी किसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस परिस्थिति में ढालने को हम लोग समायोजन बोलते हैं। या फिर मैकाइदर एवं पेज के अनुसार समायोजन एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण में सहयोग की भावना विकसित करता है। तो अगर समायोजन भी ठीक से न बैठा पाए यानी एडजस्टमेंट भी ना कर पाए तो उस कंडीशन में भी आदमी मेंटल इलनेस का शिकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है समायोजित व्यक्ति के लक्षण, यानी जो एडजस्टमेंट कर पाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बताया समायोजन क्या होता है, तो वैसे व्यक्ति जो समायोजन को कर पाते हैं तो उनमें क्या क्या लक्षण आती हैं। तो पहला होता है वह अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करती हैं और संतुष्ट होते हैं। साथ ही व्यक्ति जो होता है वो संतुलित यानी बैलेंस लाइफ व्यतीत करता है, दूसरों का आदर करता है, स्वयं का भी आदर करना ये जानता है। साथ ही ये अपने जीवन में असली लक्ष्य को निर्धारित करके रखते हैं, ठीक है, यानी जो वेल एडजस्टेड पर्सन होते हैं उसमें अपने मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा करना तथा स्वयं को संतुष्ट करना ये प्रॉपर उनको आता है। साथ ही संतुलित जीवन व्यतीत करने और स्वयं का तथा दूसरों का आदर करने ये जानते हैं। साथ ही जीवन में इसका असली लक्ष्य मालूम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है तनाव, ठीक है, स्ट्रेस जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये चिंता उत्पन्न करने वाली अवस्था होती है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के जीवन में उसकी सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट क्षमताओं से ज़्यादा जिम्मेदारियों वो घटना के कारण होती है। तनाव जो होता है वो चिंता का एक विकराल रूप है जिसमें कोई व्यक्ति अगर ठीक तरह से सामंजस्य स्थापित न कर पाए या उस पर अधिक लोड वगैरह बन जाए या कोई घटना घट जाए तो उस स्थिति में ये उत्पन्न होती है, ठीक है, या ये बोलें कि ये एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा बाह्य या आंतरिक खतरा होने पर महसूस करता है। तनाव शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने का भी माध्यम होता है। तो तनाव जो होता है वह एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन में ठीक तरह से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। तो बढ़ेंगे अगला तनाव के स्रोत पे यानी सोर्स ऑफ स्ट्रेस के। तो इसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है वो है संकटकालीन यानी क्राइसिस या सेटाट्रॉफ फैक्टर जिसे बोलते हैं, जैसे कोई संकट वगैरह आ गया है, ठीक है, उस स्थिति में ये उत्पन्न होता है। साथ ही अगर मेजर लाइफ इवेंट आ रही हैं या कोई घटनाएं घट रही हैं जीवन में बहुत ज़्यादा तो उस कंडीशन में भी ये होता है। साथ ही रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें भी अगर कोई कारक हो रहा है, दैनिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है या सूक्ष्म तनाव उत्पन्न हो रहा है लगातार, तो उस कंडीशन में भी तनाव उत्पन्न होता है। साथ ही जो एबिट स्ट्रेस फैक्टर है वो भी कारण हो सकते हैं यानी परिवेशी तनाव कारक, ठीक है, ये होते हैं तनाव को उत्पन्न करने वाले कारक। तो पहला होता है संकटकालीन प्रलय कारक, ठीक है, जिसे क्राइसिस सेटाट्रॉफ फैक्टर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे कारक जो होते हैं वो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इन कारकों पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है, कभी भी ये हो सकता है। जैसे प्राकृतिक आपदा हो सकती है या फिर दैवीय आपदा हो सकती है, जैसे भूकंप आने से, ठीक है, ये सब जो होती है हमारे जीवन में स्ट्रेस को पैदा करती हैं। साथ ही मुख्य जीवन घटनाएं, ठीक है, जो भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की होती हैं जो जीवन में कभी कभार आती हैं, उसके कारण ये तनाव पैदा करती है। जैसे विवाह, जन्म, मरण, ये सब जो होती हैं वो मेजर लाइफ इवेंट की तनाव उत्पन्न करने वाली स्थिति होती है। अगला है वैनिक समस्याएं या सूक्ष्म तनाव कारक, ठीक है, डेली हैसल्स या माइक्रो स्ट्रेस फैक्टर जिसे बोलते हैं। ये जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जिसके कारण जो व्यक्ति है वो तनाव महसूस करता है। ये 4 प्रकार की होती हैं। पहला होता है उपागम संघर्ष यानी अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा होता है परिहार संघर्ष यानी एवोइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा होता है अप्रोच एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट और चौथा होता है मल्टीपल अप्रोच एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला है परिवेशी तनाव कारक। जो चौथा होता है एम्बिएंट स्ट्रेस फैक्टर, वो तो ये दीर्घकालीन जो नकारात्मक या जो शारीरिक अवबोध उत्पन्न होता है उसके कारण ये तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी बहुत दिनों से अगर कोई व्यक्ति तनाव में है तो उसमें परिवेशी तनाव उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रदूषण, शोर, भीड़ भाड़, यातायात, ये सब भी इसके कारण हो सकते हैं। अगला है तनाव का वर्गीकरण यानी क्लासिफाइड द स्ट्रेस, ठीक है, तो इसको अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। जैसे पहला है प्रकृति के आधार पे, जिसमें पहला है पॉजिटिव स्ट्रेस, ठीक है, व्यक्ति जो है वह अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करता है क्योंकि वह तनाव प्रेरक के रूप में व्यक्ति को उच्चतम प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करता है। यह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है, ठीक है। वैसे व्यक्ति जो पॉजिटिव स्ट्रेस ले रहे हैं यानी पॉजिटिव तनाव को उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कोई व्यक्ति कुछ पाने के लिए अवसर को खुद इंक्रीज करता है,
तो वैसे कंडीशन में ये सकारात्मक तनाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं। दूसरा होता है नकारात्मक तनाव यानी निगेटिव स्ट्रेस, ठीक है। तो खुद के हानि पहुंचाने या फिर अपने स्वास्थ्य के हानि पहुंचाने के लिए जो भी गलत तरीके से सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, संगठन या भावनात्मक समस्या का उत्पन्न किया जाता है, उस कंडीशन में जो तनाव उत्पन्न होता है वो नकारात्मक तनाव होता है। अगला है उद्देश्य के आधार पे यानी ऑन द बेसिस ऑफ गोल, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो प्रकृति है उसके आधार पे देखा था, अभी है उद्देश्य के आधार पे। तो पहला होता है आनंद प्रदान करने वाले तनाव, ठीक है। वैसे जो तनाव होते हैं जिनसे हमारा शरीर आनंद उत्पन्न करता है या आनंदमय या हैप्पीनेस महसूस करता है, उसमें ये तनाव उत्पन्न होते हैं। साथ ही अगर दुख पैदा करने वाले तनाव हैं तो उससे व्यक्ति का शरीर के कार्य करने का क्षमता होता है वो ह्रास या कम होता है। तीसरा होता है अवधि व लक्षणों के आधार पे, ठीक है। कितना देर कोई तनाव रह रहा है उस आधार पे भी ये निर्धारित होता है। तो पहला होता है न्यून अवधि तीव्र तनाव, ठीक है, यानी एक्यूट स्ट्रेस, जो बहुत कम समय के लिए आते हैं और बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति पैदा कर देते हैं तनिक देर में, ठीक है। दूसरा होता है संयोगिक तनाव, जिसे हम लोग फोर्टिटस स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये किसी संयोग के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे हार्ट अटैक वगैरह आ गया, ठीक है, या कोई लघु शारीरिक विकार हो गया, तो उस कंडीशन में ये पैदा होते हैं। तीसरा होता है दीर्घ अवधीय तनाव, ठीक है, यानी क्रोनिक स्ट्रेस। तो ये जो है वो लंबे समय तक अगर कोई बीमारी या फिर कोई भी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं तो उसके कारण ये उत्पन्न होता है, जैसे असुखी विवाह, नौकरी न मिलना, गरीबी, ये सब जो होती हैं वो दीर्घकालीन स्ट्रेस के रूप में जन्म लेती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।